बिहार के एग्जाम में आपको भारत के भूगोल से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और मैं लगातार अभी जैसे आपका एक भारत का सामान्य परिचय पार्ट 1 पार्ट 2 लेकर आया, और आज जो विषय है वो बहुत ज्यादा महत्व रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि मैं लगातार एग्जाम में देख रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। कहां से? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के नाम से पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो अगर हम मानचित्र देखें तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मानचित्र बनाया हुआ है, एक और मानचित्र बना देते हैं ऐसे। जैसे मान लेते हैं यहां मानचित्र बना दिया मैंने। अब सोचिए कि यहां पे कौन सा देश है। सोचिए, क्या मैंने बताया हुआ है तो यहां पे पाकिस्तान है, जो 47 के बाद पाकिस्तान बना, 1947 के बाद। और यहां पे कौन सा देश है तो हम कहेंगे अफगानिस्तान। ठीक, और इस साइड में एक देश है जिसे हम लोग बोलते हैं चीन। अब यहां पर नाम रखा गया जैसे कि 47 के पहले एक डुरन रेखा था, तो कहते थे लोग कि भाई भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। लेकिन अब क्या हो गया, देखिए यहां पे डुरन रेखा किसके किसके बीच हो गया, तो यहां अफगानिस्तान है और यहां पे पाकिस्तान है, इन दोनों के बीच में हो गया। उसके बाद एक रेड क्लिफ नामक एक अधिकारी थे, बंटवारा करने के लिए आए थे, तो उनके नाम पे ही रेखा हो गया रेड क्लिफ रेखा। किन दो देशों के बीच में है, तो ये रहा आपका भारत और ये रहा आपका पाकिस्तान, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। उसके बाद चाइना है, चीन है और भारत है, उसके बीच में भी एक सीमा रेखा है जिसका नाम है मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच में। उसके बाद अगर देखा जाए तो नॉर्मली किताबों में इसका नहीं दिया रहता है, ये भी देख लीजिएगा, जीरो रेखा किसके किसके बीच में है। तो ये देखिए यहां पर एक बांग्लादेश है और यहां पे त्रिपुरा भी है। तो बांग्लादेश और भारत के बीच में एक रेखा है जिसको जीरो रेखा के नाम से जानते हैं, यानी शून्य रेखा। ठीक, भारत और बांग्लादेश के बीच। उसके बाद अगर और आगे देखें तो यहां पाक जल संधि लिखा हुआ है, तो पाक जल संधि से नाम से लगता है कि अरे ये तो पाकिस्तान में होगा। तो पाक जल संधि किसके बीच में है, तो वो है भारत और श्रीलंका के बीच में है। देखिए यहां पे भारत है, ठीक, और यहां पर श्रीलंका है, और ये कन्याकुमारी के पास में यहां एक पाक जल संधि है, साथ में एक मन्नार की खाड़ी भी है जो भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। उसके बाद और आगे आते हैं तो यहां पे 24वीं समानांतर रेखा लिखा हुआ है। समानांतर रेखा जब भी अगर आपको लिखा रहे तो आप सोचिएगा, जैसे मैंने अभी पिछले क्लास में पढ़ाया अक्षांश के बारे में, तो जो अक्षांश है ना वही उसी को हम लोग समानांतर रेखा बोलते हैं। ऐसे रहता है, लंबवत नहीं, लंबवत हो जाएगा देशांतर और समानांतर रहेगा तो क्या हो जाएगा, अक्षांश। तो 24वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है, अगर देखा जाए तो देखा जाए बीच में नहीं है, विवादित है। देखिए यहां जो गुजरात वाला जगह है, ठीक, यहां जो गुजरात वाला जगह है ये वाला, यहीं से एक रेखा जाता है जिसको हम बोलते हैं 24वीं समानांतर रेखा, यानी सर क्रिक वाला जगह। अब पाकिस्तान कहता है मेरा है, भारत कहता है मेरा है, तो 24वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में विवादित है, तो भारत और पाकिस्तान। ठीक, अब आते हैं यहां पर, यहां देखिए 38वीं समानांतर रेखा है, 38वीं समानांतर रेखा। अब ये भारत से रिलेटेड नहीं है, यहां से अब यहां तक भारत से रिलेटेड था, अब यहां वाला देखते हैं। तो 38वीं समानांतर रेखा को अगर याद करना है तो आराम से याद हो सकता है। देखिए उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, कैसे याद होगा, यहां देखिए 38 है तो 3 जैसा दिखता है, और उत्तरी कोरिया ये भी 3 जैसा दिखता है। तो 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में। अगला देखते हैं 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो आप कहिएगा यूएसए और कनाडा के बीच में। ऐसे 49वीं समानांतर रेखा को बहुत शांत रेखा कहा जाता है, और 49वीं समानांतर रेखा प्लस 5 झील है, जैसे ग्रेट लेक्स कहा जाता है, वो भी कनाडा और यूएसए का एक सीमा रेखा बनाता है। साथ में एक आपका सेंट लॉरेंस नदी है, वो भी एक सीमा रेखा बनाता है कनाडा और यूएसए के बीच में। ठीक, तो ये रहा आपका 49वीं समानांतर रेखा
यूएसए और कनाडा के बीच में, तो आप या तो अभी कर लेते हैं, लेकिन हमेशा बाद में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि यार 38वीं था कि ई था कि ऊ था। तो यहाँ पे देखिए 3 से तो ये याद हो गया। अगर 49वीं देखेंगे तो यूएसए दिख रहा है ना, अगर यूएसए को शॉर्ट में छोटा में लिखेंगे तो ऐसे 4 जैसा ही दिखेगा। ठीक, तो ऐसे हिंट से आप जरूर याद रखिएगा। अब आते हैं 17वीं समांतर रेखा, तो ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। नेक्स्ट यहां आते हैं मैन रहीम रेखा, किन दो देशों के बीच में है। अगर इसको याद करना हो तो देखिए आदमी है तो यह मैन मतलब बच्चा, मतलब और रहीम नाम उसका, तो रहीम को भाई टॉफी मांग रहा था, नहीं दिया गया तो रूस गया तो जो आदमी कहता है फिर रुस गले, ऐसा भोजपुरी में बोलता है। कहीं भोजपुरी फिर को फिर नहीं बोलते, फिन बोलते हैं हम लोग। तो यहां देखिए मैन रहीम फिनलैंड फिनलैंड और रूस के बीच में, मैन रहीम रेखा फिनलैंड और रूस के बीच में। अगला आते हैं मैगी नॉट रेखा। ठीक, मैगी नॉट रेखा किसके बीच है, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में। यहां पे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, फ्रांस जर्मनी और एक पोलैंड जर्मनी है, और जब अभी ऐसे देख लेते हैं तो चलो याद हो गया, लेकिन जब एग्जाम में आता है पोलैंड जर्मनी या फ्रांस जर्मनी ऐसे हम लोग करते हैं। ठीक, तो अगर इसको याद करना है ना तो ऐसे याद कीजिए, एक सिंपल ट्रिक में मार फौजी या मारे फौजी, देखिए मां से हो जाएगा, सॉरी यहां पे है इसका मैगी नॉट, र से हो जाएगा रेखा, फ से हो जाएगा फ्रांस और ज से हो जाएगा जर्मनी, यानी मारे फौजी। ठीक, लेकिन जब मारने लगता है फौजी ने तो बोलता सीज फायर, मतलब ना सीज फायर नहीं करेंगे हम, मतलब शांत रहेंगे। तो यहां देखिए सीज फायर लिखा हुआ है, वहां पे सीज कर लीजिएगा, ठीक ना, सीज फायर रेखा, ये किन दो देशों के बीच में है, तो देखिए ये भी इन्हीं दो देशों के बीच में है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में। भाई जब फौजी मारे लगा तो सीज फायर हो गया, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये रेखा का निर्माण किया गया। आगे देखते हैं, एक हिडन वर्ग रेखा है। ठीक है, हिडन वर्ग रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो पोलैंड और जर्मनी के बीच में। यहां पे एक और बात भी है, अगर मारे फौजी तो हारे कौन, ठीक, हारे पाजी, यानी देखिए ह से हो जाएगा हिडन वर्ग, र से हो जाएगा रेखा और पा से हो जाएगा पोलैंड और ज से हो जाएगा जर्मनी। और इन्हीं दो देशों के बीच में एक और रेखा है जिसका नाम है ओडरनिस रेखा, पोलैंड और जर्मनी के बीच में। तो ये देखने में डाटा बहुत कम लगता है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, यानी इसको कभी भूलिएगा नहीं। ठीक, और अब कभी देखिएगा, बहुत सारे एग्जाम देखिएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा अरे यार बार बार ये पूछता है, बार बार पूछता है। तो मैंने हिंट क्यों दिया आपको 3-4 वाला, क्योंकि हमेशा आता है, और ये हिडन वर्ग वाला ये सब और मैगी नॉट रेखा वाला भी हमेशा आता है, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पैदा होता है, इसलिए आता है एग्जाम में। अब बात करते हैं भारत की ओर, तो मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं। अब लगभग अगर आप जब जाते हैं समुद्र किनारे तो देखते हैं बहुत दूर तक खाली पानी पानी दिख रहा है, पानी ही पानी दिख रहा है। तो जब आप नाव पकड़ के कितना दूर तक आप पूरे भारत की सीमा मिला सकते हैं, क्योंकि सीमा नापा तो नहीं किया है ऐसा, तो आप कितना दूर जाइएगा तो कहिएगा ये मेरा सीमा है, ये मेरा सीमा है, और कुछ दूर और जाइएगा तो पता चला आप मतलब सब सागर पे तो आपका क्षेत्राधिकार नहीं हो सकता है। तो उसके लिए भारत का एक क्षेत्र बनाया गया है, जल क्षेत्र, किस सीमा तक जा सकता है, किस सीमा तक जाएगा तो परमिशन लेना पड़ेगा, या किस सीमा तक क्या क्या हो सकता है, इस तरह का एक बात किया गया है। तो जैसे यहाँ पे मैंने 3 कॉलम बनाया हुआ है, जो भारत के जल क्षेत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रादेशिक जल सीमा, इसका मतलब
यहां पे देखिए, इधर तो अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर हिंद महासागर है। ठीक, अरब सागर लिख देते हैं भाई, हिंद महासागर और इधर बंगाल की खाड़ी। अब जरा गौर कीजिए, और ये रहा भारत आपका। तो प्रादेशिक जल सीमा तो 0 से लेकर 12 तक, यानी 0 मतलब पूरा तट से लेकर 12 तक समुद्री मील, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉटिकल मील तक होता है। यानी प्रादेशिक जो जल सीमा होता है ये 12 तक होता है और इसमें सभी प्रकार के संसाधनों का उपयोग भारत कर सकता है। इसमें मतलब एकदम पूर्ण अधिकार होता है भारत का, पूर्ण अधिकार। अब यहां पे बात किया गया है कि भैया एक समुद्री मील बराबर लगभग 8.1 मील होता है, ठीक ना, एक समुद्री मील बराबर। अब यहां पे आगे देखते हैं संलग्न क्षेत्र। भाई 12 तक तो प्रादेशिक है, संलग्न हो जाएगा 12 से लेकर 24 तक में, 12 से लेकर 24 तक में। अब इसमें भारत को जैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए सीमा शुल्क और इत्यादि संसाधनों का उपयोग भी कर सकता है, यहां तक भी भारत का अधिकार होता है। मतलब एक तरह से पूर्ण अधिकार के रूप में ना देखकर कम में अधिकार देखा जाए, लेकिन सीमा शुल्क और पर्यावरण से संबंधित कार्य कर सकता है, संसाधनों का भी उपयोग कर सकता है। ठीक, आगे होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, तीसरा पार्ट है। वो क्या है, 24 से लेकर, देखिए 24 तक तो है यहाँ पे, 24 से लेकर 200 तक समुद्री मील तक क्षेत्र को कहते हैं हम लोग अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और इसमें सागरीय जल शक्ति का उपयोग भारत कर सकता है, जीवों का संरक्षण कर सकता है यानी शोध कर सकता है, खनिज जो संपदा है उसका विदोहन भी कर सकता है। तो ये भारत के क्षेत्र के अधिकार में है। तो ये आप देखिए, और ऐसे ही आप छोटे छोटे वीडियो आप देखते रहिएगा, आपको रोज मिलते रहेगा। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।